जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पंचायती राज का अध्ययन करेंगे। भारत में पंचायती राज कब आया, इसकी क्या उपयोगिता है, पंचायती राज में कैसे इलेक्शंस होते हैं, उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है, पंचायती राज के लाभ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के मुद्दों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें देश की पंचायतों, देश के स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत एक तरीके से एक सिविल सेवक के लिए तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम भारत में पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रिटिश काल में जाते हैं, उसके पहले हम चोल साम्राज्य में जाते हैं। तो अगर हम प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो चोल साम्राज्य को माना जाता है कि यहाँ पे गणतंत्र, मगध वाले रीजन में जहाँ पे चोल साम्राज्य का शासन था, यहाँ पे कुछ मामले में गणतंत्री प्रणाली थी कि लोग अपने आपस में सहमति से अपना एक प्रतिनिधि चुना करते थे। फिर तो लगभग 1000 सालों तक यहाँ पे अलग अलग शासन रहे, तो कोई गणतंत्र की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। 1880, 1879-80 के आसपास लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आया था। लॉर्ड रिपन को एक उदारवादी वायसराय भी कहा जाता था। भले ही ब्रिटिश से आया था, लेकिन उसका भारतीय के प्रति एक उदार, उसने जो भी फैसले किए बहुत उदारवादी थे, जो कि भारतीयों के कहीं ना कहीं हित में थे। जैसा उसमें एक ये था कि उसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसीलिए प्रश्न आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। उसने शुरुआत की कि कम से कम देखिए समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है। समस्याओं का निदान अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो चाहे जो किसी भी शहर में हो या गांव में हो, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही समस्या का निदान किया जा सकता है। आप ऊपर की योजनाएं, आप दिल्ली से योजनाएं कितनी भी बनाते रहें, लेकिन जब तक उसका स्थानीय स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, सही से उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक वो योजना लाभ नहीं देगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो समस्या वो स्थानीय लोगों की सहभागिता हुई, तो स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसीलिए हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं कि भाई स्थानीय स्तर पर लोग को पता है कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएँ हैं, लोगों को अधिकार दे दिया जाए, लोगों को पैसे दे दिए जाए, लोगों को संसाधन दे दिया जाए, और अपने अनुसार एक उनका प्रतिनिधि होगा, जो भी समस्याएँ होंगे उसको एक एक करके निदान करेगा। महात्मा गांधी भी भारत में गाँव की आत्मा बसती, कहते थे कि भारत में गाँव की आत्मा बसती है। इसीलिए उन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन के लिए, तब तो कोई संविधान उतना, जब महात्मा गांधी जब संविधान लागू भी नहीं हुआ था, लेकिन उनका सोच का तरीका ये रहा कि भारत के संविधान के राज्य के नीति जिसे अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। ये महात्मा गांधी जी के ग्रामीण स्वशासन के ही विचार से निकल के आया था कि समय संविधान निर्माता ही समझते थे, और इसको मूलतः कर में तो कर नहीं सकते थे, उतना उतना अपने पास संसाधन था नहीं। तो उन्होंने राज्य के निर्णय से तत्वों में कोशिश किया कि भारत में पंचायतों का गठन किया जाए स्थानीय स्तर। उसका भी मामला चलता रहा। लगभग 10 साल बाद 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, पंचायती राज समिति का गठन किया, जिसका ये काम था कि देखिए क्या कि मतलब पंचायतों के स्तर पर कैसे समस्याओं का निदान किया जाए। तो उसने 1957 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की तरफ। तो लोकतांत्रिक इसके बाद 1967 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंडित नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश इस योजना को लागू किया। तो पंचायती राज का सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई 1959 में। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पंचायती राज की हमने मील का पत्थर डाल दिया, एक शुरुआत कर दी कि पंचायती राज की देश में नींव पड़ चुकी है, और स्थानीय स्तर पर अब इलेक्शंस होंगे। उसके बाद यहाँ के अपने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और साथ साथ फिर यहाँ की समस्याओं का एक एक करके निदान किया जाएगा। तो फिर मामला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लगभग 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हाँ, कई बार पूछता है बलवंत राय मेहता की
रिकमेंडेशन पूछ लेता है कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की कि भाई जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे 3 स्तरीय पंचायती राज होने का गठन की अनुशंसा की थी। उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार अभी उन्होंने बलवंत राय मेहता समझ तो थी, उसके बाद उनकी अनुशंसा तो थी, अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने अपनी एक 1978 में एक रिपोर्ट पहुँची, जिसके अनुसार क्या था कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज को द्विस्तरीय बनाना है कि ब्लॉक लेवल का नहीं होगा, जिला स्तर का होगा और ग्रामीण लेवल पे होगा, जिला परिषद पे और नीचे मंडल पंचायत, मतलब सीधे ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे नहीं होगा। इनकी कुछ अनुशंसाएं पूछ लेता है, कई बार पेपर में दे देता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो बलवंत राय मेहता अशोक राय मेहता समिति ने किया था। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन थोड़ा सा पढ़ लेते कि लोग केंद्र के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति दी जाए। इन 2-3 इसकी रिकमेंडेशन बहुत अनिवार्य हो जाती है। सबसे तो अनिवार्य रही कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। उसके बाद 1985 में GKVR राव समिति बनी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। साथ में इसने भी त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की। पेपर में आ जाए तो 2 स्तरीय पंचायत की अनुशंसा किसने की? अशोक मेहता समिति ने की थी। फिर 1986 में देखिए, पहले 1957 में कौन सी समिति बनी? बलवंत राय मेहता समिति। 1970 में कौन सी समिति बनी? अशोक मेहता समिति बनी। 1985 में कौन सी समिति बनी? GVK राव समिति बनी। ठीक है। 1986 में बनी LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीपति सिंघवी समिति। राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी की सरकार ने इस समिति का गठन किया ताकि लगभग 30 साल का लगभग होने वाला था, पंचायती स्तर पर लागू हुए। 1957-59 में लागू हुआ, ये 1986 में बनी, लगभग 27-28 साल हो गए। तो ऐसी स्थिति में राजीव गांधी जी ने इस समिति का गठन किया और साथ में ये बताया कि अब तक हमने 30 साल के जो सफ़र रहा हमारा पंचायती का, ये कितना सफल रहा और हमें आगे क्या किए जाने की ज़रूरत है। जो इस समिति ने अपनी एक अनुशंसा की, सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो लक्ष्मी LM सिंघवी समिति। ये वही है अभिषेक मनु सिंघवी जो प्रवक्ता है कांग्रेस में, उनके पिताजी हैं। तो 1986 में संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। पहली बात, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने, उनके संरक्षण की आवश्यकता है। पहली बात, गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना का दूसरा प्रावधान किया। गाँव को अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। एक अगर मान लीजिए पंचायतों के इलेक्शन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसके न्याय अधिकरण की स्थापना की जाए। सबसे ज़्यादा इसमें यही पूछता है कि संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की समिति थी, तो LM सिंघवी समिति। फिर देखिए 1986 फिर राजीव गांधी जी की सरकार रही लगभग 1989 तक। 1989 में जनता पार्टी की सरकार है, जिससे VP सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी इस दिशा में थोड़ा सा कदम उठाया, लेकिन कोई बहुत सफल नहीं रहे। फिर 1991 में PV नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने क्या किया कि 19 सितंबर 1991 में लोकसभा के संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। 72वां एवं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 73वां एवं संविधान संशोधन 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन बना। सॉरी, मैंने बात बोली। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आखिर में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे ही दिया गया और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को, जो हम आगे पढ़ेंगे, को दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हो गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये कि लक्ष्मी किस समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की? LM सिंघवी की समिति ने। तो उसके बाद आता है कि किस सरकार में ये लागू किया पंचायती को संवैधानिक दर्जा, किस सरकार में दिया? तो प्रश्न आता है कि राजीव गांधी दिया, VP सिंह ने दिया, नरसिंहा राव ने दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया? तो नरसिंहा राव सरकार में इसकी अनुशंसा की गई। राजीव गांधी सरकार में अनुशंसा की गई तो नरसिंहा राव सरकार में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को और 73वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब देखिए, अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो इसका महत्व क्या रहा? इससे क्या हुआ? एक हमने नया खंड भाग 9 सम्मिलित किया, इसे पंचायतों के नाम से। अब हमने इसे संविधान का हिस्सा बना दिया है, तो इसमें भाग 9 पंचायतों के नाम से उल्लेख किया गया। 243 से लेकर 243A तक प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची छोटी की, 11वीं अनुसूची जो प्रश्न पूछता है, 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायतों से संबंधित है।
अनुच्छेद 40 को एक हमने व्यवहारिक रूप दे दिया। अनुच्छेद 40 को हमने उसको एक तरीके से कागज़ से उठा करके उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि जिसमें सबसे पहले ग्राम सभा का गठन, गांव स्तर पर जो एक निर्वाचक सूची बनाई जाएगी, जो इसमें 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग होंगे जो पंजीकृत मतदाता होंगे वो ग्राम सभा का हिस्सा होंगे। अब इसमें सदस्यों के अध्यक्ष का चुनाव देखिए, पहली बात त्रिस्तरीय पंचायत, गांव स्तर, खंड स्तर और साथ में जिला स्तर की बात की गई। ठीक है, अब इसमें सीटों के आरक्षण की भी बात की गई। SC ST और महिलाओं को सीटों में आरक्षण दिया गया। इसको दिया गया SC ST और महिलाओं को। इसमें सबसे खास बात है, देखिए और जगह महिलाओं का आरक्षण नहीं, इनके लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में भी महिलाओं को, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया गया इसलिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ हम अपने समाज, अपने देश में एक जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ें, इसलिए महिलाओं को भी आरक्षण की बात की गई। इसमें देखिए अनुसूचित जाति SC और ST की रिजर्वेशन कितना रहेगा इसका प्रावधान नहीं है। इसमें इस बात का जरूर रहेगा, ये प्रावधान है, लेकिन कितना रहेगा ये जनसंख्या के आधार पर निर्भर करे। लेकिन महिलाओं की जो आरक्षण की बात की गई, वो टोटल सीटें अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, मान लेते हैं कि अगर किसी ब्लॉक में 100 ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 33 महिलाओं का होना अनिवार्य ही है। वो महिला SC ST से भी हो सकती है, OBC से भी हो सकती है। देखिए अब इसमें हम देखें कि जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग घोषित, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि चुनौती की एक प्रथा था कि स्थानीय स्तर पर चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। जो ध्यान रखना है, लोकसभा, आगे हम लोग जो निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे लोकसभा, विधानसभा और साथ में जो राज्यसभा, ये जो बड़े बड़े इलेक्शंस हैं उनका चुनाव कराता है केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन जो निर्वाचन, जैसा कि पंचायतों के स्तर के चुनाव हो गए, नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, इनको कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद वित्त आयोग, एक वित्त आयोग की गठन भी किया गया। भाई कम से कम अगर पंचायतों का हमने गठन किया गया तो उनके लिए धन संसाधन भी तो चाहिए, बिना धन संसाधन के वो कैसे काम करेंगे। इसके लिए हमने एक वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग जो करता है वो राज्य सरकार से अनुशंसा करता है कि आप इतना पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर पंचायतों में वितरण कीजिए ताकि इस धन का उपयोग करके वो गाँव के विकास में अपना योगदान दे सकें। लेकिन जो 11वीं अनुसूची बनी थी, 13वीं अनुसूची में 29 विषय थे। इसके बाद हम लोग 12वीं अनुसूची भी पढ़ेंगे और नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं। तो जैसे कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित हो, मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, उसको कुछ याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संरक्षण एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि का विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन तथा कृषि खेती से लघु वन, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित हो, खादी, ग्राम एवं कठोर उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी 11वां, 12वां, ईंधन एवं पशु चारा 13वां, सड़कें, पुल, तटों, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन शामिल हो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं दवाखाने शामिल हो, पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग एवं मानसिक रोगी समृद्धि नहीं तो कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल हो, लोक नियोजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, 29 विषय शामिल हैं। कई बार ये प्रश्न में आ जाता है कि ये वाला रिकमेंडेशन था कि नहीं। पहली बात तो ध्यान रखना, जो कि रिकमेंडेशन ही गांव और गांव एरिया से जुड़ी थी, वन की ये बात है, कृषि की बात किया गया है, उसके बाद पशुपालन, पशुओं का वो कर किया गया, और महिला एवं बाल विकास की बात की गई। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं ये गांव से जुड़ा हुआ, अगर आपको प्रश्न में आ भी जाता है कि ये है कि नहीं, तो आप थोड़ा दिमाग लगा ले। मान लीजिए उनको ज़्यादा डाल देता है कि सड़क नगरों से जोड़ देता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला रिकमेंडेशन नहीं है। ये सभी कुछ तो यार संभव नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मोटा मोटा एक इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें कुछ अनिवार्य प्रावधान, कुछ स्वैच्छिक प्रावधान। हम पहले अनिवार्य प्रावधान, एक ग्राम सभा का गठन करना ही करना पड़ेगा, सभी के लिए करना पड़ेगा। पंचायतें, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तीनों स्तर पर सीटों के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। देखिए यार ध्यान रखना, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद 3 होता है।
पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद होता है जिला स्तर पर। तो इनके जो सदस्य होंगे ग्राम पंचायत सदस्य, इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा, इसमें कोई भी मनोनयन नहीं होगा। हर ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्डों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इन वार्डों से एक एक सदस्य चुने जाते हैं। हो सकता है कि कोई वहाँ एक ही सदस्य खड़ा हो तो निर्दलीय चुनाव हो जाता है, लेकिन पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से ही किया जाएगा। प्रत्यक्ष नहीं कि किसी को मनोनीत कर दिया, सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ में पंचायत स्तर पर जो ग्राम प्रधान होता है, यूपी में ग्राम प्रधान होता है, और दूसरे राज्य हरियाणा में आप जाएंगे वहाँ सरपंच होता है। तो उसके बाद उसका भी चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा ही किया जाएगा। तो तीनों स्तर पर कम से कम जिला जो ब्लॉक स्तर पर आ जाए, जिसको हम बोलते हैं BDC बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। इनका अध्यक्ष जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, बल्कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य अपने में से किसी का अध्यक्ष को चुन लेते हैं। उसके बाद होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है यूपी जिस राज्य, ये स्वैच्छिक प्रावधान। उसमें जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं और जिला पंचायत सदस्य चुन करके अपना जो प्रतिनिधि चुन लेते हैं वो जिला अध्यक्ष हो जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ अनिवार्य प्रावधान कर लेते हैं और कुछ स्वैच्छिक प्रावधान पढ़ लेते हैं। इसमें दिए गए उनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, ये तो अनिवार्य प्रावधान है। गांव स्तर पर पंचायतों माध्यमिक एवं जिला स्तर पर तीनों स्तर पर पंचायत सदस्य होंगे, गठित किया जाएगा पंचायत, ये भी सही है। तीनों स्तर पर सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे सदस्यों का, ये भी होगा। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष ब्लॉक समिति और साथ में जिला समिति के जो अध्यक्ष होगा, मतलब ब्लॉक प्रमुख और साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष, इन दोनों के जो चुनाव होंगे ये अनिवार्य नहीं होंगे, अनिवार्य प्रावधान होंगे। मतलब इनके चुनाव आपको प्रत्यक्ष तरीके से करना होगा, इनके अभी डायरेक्ट चुनाव नहीं है। बाद में उनको बात करेंगे, अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बात चली कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी डायरेक्ट जनता द्वारा किए जाए। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बात चल रही है। सभी राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण, ये भी SC/ST के रिजर्वेशन की बात है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 पद, ये भी आरक्षण की बात है। पंचायतों के साथ मध्यवर्ती एवं जिला निकायों के कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। पंचायतों राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ये भी बात की है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाए। तो ये तो करना है कि भाई हमको आरक्षण देना है, हमको पंचायतों का गठन करना है, हमको जिला स्तर पर और साथ में खंड स्तर पर अध्यक्षों की जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष तरीके से करना है, सदस्यों का तीनों स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करना है। उसके बाद स्वैच्छिक प्रावधान की बात करते हैं। जब हम स्वैच्छिक प्रावधान की बात करते हैं तो ये राज्य स्तर पर लागू होते हैं, केंद्रीय स्तर के लिए नहीं है, राज्य स्तर के लिए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई स्थानिक स्वशासन, उसमें ये प्रावधान किया गया कि कुछ स्वैच्छिक भी रखा जाए, नहीं सारे अनिवार्य ही कर दिए जाए। अब अलग अलग राज्य की स्थिति अलग है, तो हम उसी हिसाब से अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए कुछ स्वैच्छिक प्रावधान किए। जैसे कि चाहे तो जो विधानसभा या लोकसभा के जो हैं उनको भी हम पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य की दर्जे, तो कई राज्य होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं विधानसभा में, उनको भी पंचायत समिति में वोट करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्वैच्छिक प्रावधान है। पिछड़े वर्गों के लिए, OBC वर्गों के लिए अगर रिजर्वेशन की हम बात करें तो ये राज्य स्तर पर डिपेंड करता है। कई राज्यों ने OBC के लिए रिजर्वेशन दे भी रखा है, कई राज्यों ने नहीं दे रखा। तो ये स्वैच्छिक प्रावधान राज्य पर डिपेंड करता है जनसंख्या के अनुसार से। मान लीजिए किसी राज्य में संख्या OBC की बहुत ज़्यादा है, राज्य सरकार को लगता है कि नहीं यहाँ OBC के लिए पंचायतों में रिजर्व सीटें होनी चाहिए तो रिजर्व कर सकती है, और किसी राज्य सरकार को लगता नहीं होनी चाहिए तो नहीं कर सकती। तो ये स्वैच्छिक प्रावधान है। उसके बाद कुछ और कार्य हैं जिनको चाहे तो स्वैच्छिक करते, तो मेन नहीं कि रिजर्वेशन जो OBC का रिजर्वेशन है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये स्वैच्छिक प्रावधान। उसके बाद हमने तो देखिए पंचायतों में हमने क्या क्या पढ़ लिया। मेन चीज़ें यही थी पंचायतों में, जो कि लगभग सभी को पता होना ही चाहिए। सबसे पहले हम हमने अपनी से पूरा रिकैप करते हैं कि पंचायतों का इसमें कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कि जैसा 243 अनुच्छेद हो गया, कोई याद नहीं करना है, न रखना है, इनको थोड़ा सा एक होना चाहिए कि हाँ अनुच्छेद ये अनुच्छेद है जो पंचायतों से संबंधित है, थोड़े याद रहने चाहिए। हमने कई चीज़ें इसमें पढ़ ली। हमने सबसे
से पहले हमने कहा प्रचुर साम्राज्य में हम गए, कितना पीछे गए। उसमें ये था कि पंचायतों को एक तरीके से हमने गणतंत्र की शुरुआत की वहाँ से। तो मैंने गणतंत्र ये मतलब था कि भाई समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर किया जाना, नहीं ऊपर से आप सोच सकते नहीं, जो करेंगे उसका सही से फिर परिणाम निकलेगा नहीं। तो इसके लिए पंचायतों के गठन की बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी समस्या का, देश की अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर निकालें। इसके लिए पंचायतों का गठन की एक महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त हो जाती है, अनिवार्य प्रावधान की ज़रूरत है। बलवंत हमने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में, सबसे पहले लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा, जो कि 1880-82 के आसपास उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत। उसके बाद फिर देश आज़ाद होता है 1947 में। जब आज़ाद हुआ देश तो भाई पंचायतों के गठन की बात की, 10 साल तक तो लगा कोई बात नहीं। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपना अनुशंसा दी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में एक हमने मिल का पत्थर स्थापित किया। तो 1957 में जब ये समिति बनी तो इस समिति की अनुशंसा पर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ग्राम पंचायतों की शुरुआत की, राजस्थान के नागौर जिले। ये जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये अनुच्छेद 40 की पंचायतों के गठन से प्रेरित है, जो कि महात्मा गांधी जी के ग्रामीण समुदाय को, गांव को देश की आत्मा मानने के प्रावधान से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हमने 1977 में अशोक राय समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने भी अनुशंसा की, जिसने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की। फिर हमने 1985 में GKVR राव समिति किया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए इसने भी अनुशंसा की। उसके बाद हमने बात की LM सिंघवी समिति की, जिसने संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा बात की। इसी की बात थी कि हमने 1992 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन ला करके पंचायतों को और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को हमने एक तरीके से संवैधानिक दर्जा ही दे दिया। उसके बाद भाग 9 जोड़ा, 11वीं अनुसूची जोड़ी। फिर हमने पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है, जो गांव में पंजीकृत मतदाता होते हैं 18 वर्ष से ऊपर वाले। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात है वो सभी राज्यों पर लागू नहीं, सामान्यतः सभी राज्यों के लिए है कि अगर आपकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है तो आप त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था कीजिए। आप कई राज्य देखेंगे जहाँ 2 स्तरीय, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये स्वैच्छिक और अनुमान प्रावधान जो मैंने आपको पढ़ाए थे उस पर ये निर्भर करता है। फिर हमने सीटों के आरक्षण की बात की, सीटें रिजर्वेशन जो SC/ST के लिए और साथ में महिलाओं के लिए होनी चाहिए। टोटल सीटों का 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, जो कि एक महिलाओं के सशक्तिकरण और साथ में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक नींव का पत्थर है ये, कि भाई महिलाओं के। उसके बाद हमने 11वीं अनुसूची के प्रावधान देखे, 29 प्रावधान एक एक करके देखे। उसके बाद वित्त आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, साथ में पूरी प्रक्रिया की देखरेख उसी संपन्न होती है। हाँ, इसमें और कुछ जाते हैं जो एक एक करके हम और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पंचायत बनी, पंचायत अगर मान लीजिए कि ग्राम प्रधान है इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में चुनाव 6 महीने के अंदर करवा लेना जरूरी है, और तब तक के लिए होगा जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते। मतलब जैसे मान लीजिए 3.5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में मान लीजिए कोई भंग हो गई किसी वजह से, तो जो 3.5 साल में तो जो 1.5 साल बचा है उसके लिए एक फिर से चुनाव कराए जाएंगे, और 5 साल बाद जब पूरे होंगे तब तो नया चुनाव होगा। अनिवार्य प्रावधान देखे, हमने स्वैच्छिक प्रावधान भी देख लिए। उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जो पता होनी चाहिए। 243 में ग्राम पंचायतों की परिभाषाओं को लेकर है, 243 में ग्राम सभा की बात है, 243 में पंचायतों के संविधान की बात है, 243 में पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है, 243 में पंचायतों के कर आरोपण की बात की गई है, 243 को चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के रोक की बात की है। उसके बाद अपने अपने राज्य का याद है कि उत्तर प्रदेश में 52,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, अब तो 59,000 हो चुकी हैं। उसके बाद अपने अपने राज्यों का ये याद रहना चाहिए कि हमारे राज्य में कितनी ग्राम पंचायत है, कितने क्षेत्र पंचायत हैं, और साथ में कितने जिला पंचायत हैं। उसके बाद 1900 थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि जब ये जो दलीय स्तर पर चुनाव नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं। बेसिकली दलों का इसमें पीछे से हाथ रहता है, लेकिन कहीं भी जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल में तो वहाँ दल तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उतरते हैं, BJP के प्रत्याशी उतरते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखें तो आप इस तरह पार्टी प्रत्याशी नहीं उतरते हैं, वो पीछे हाथ रहता है उनका, लेकिन वो सामने दलीय स्तर पर चुनाव नहीं होते। उसके बाद
ये जो स्थानीय संसाधन है राष्ट्र जी का विषय है। माध्यमिक स्तर का मतलब होता है कि खंड स्तरीय, इसमें राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए प्रयोजन के लिए भी निर्दिष्ट किया हो। इतनी चीज़ें हमें पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए। अब हम अगले चैप्टर में नगर निगम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।